लाज़मी याद रखना है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ आप कवर कर रहे हो यहाँ पे, उसको एक दफ़ा जस्ट रीड कर लिया करो, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करो, ताकि अगेन जब नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास है, उसको आप कनेक्ट कर पाओ पिछले लेक्चर के साथ, ऑलराइट? सो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ईआईसीज़ पॉलिसीज़, और ईआईसी की पॉलिसीज़ के अंदर हमने सबसे पहले कहा था कि वी टॉक्ड अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, राइट? हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात की। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वॉरेन हेस्टिंग। देन हमने बात की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास क्या था। देन वी टॉक्ड अबाउट इंडियाज़ एक्ट ऑफ 1784 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। रिमेंबर दिस थिंग, ये वाले जो दोनों एक्ट हैं ये आपके पास लिंक थे कि अगेन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अगेन बंगाल के ऊपर जो भी ईआईसी के अफेयर्स थे उनके ऊपर अगेन जस्ट ब्रिटिश दैट ब्रिटिश इज गोइंग टू सुपरवाइज, और द ब्रिटेन गवर्नमेंट इज गोइंग टू सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ ईआईसी इन बंगाल। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था 1773 वाला। लेकिन इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो क्या था ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से? वो ये था जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स की तरफ से था। उन्हें उसके अंदर क्या कहा गया, टू फिल द गैप्स ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1773। और इसके अंदर कहा यह गया कि ना सिर्फ हमारे पास, नॉट ओनली, हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात की थी यहाँ पे, दैट दिस एक्ट वाज टू फिल द गैप्स ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1773। और इस एक्ट के अंदर कहा यह गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो रिप्लेस कर लेगा डायरेक्टर्स ऑफ ईआईसी को। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन लोग होंगे? ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लोग। अब ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ द डुअल गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्राउन मतलब ब्रिटिश और एआईसी अब दोनों मिल के रूल करेंगे। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अब क्या हो रहा है। अब आप खुद देख रहे हो कि 1773 से आगे, अब 1773 से आगे क्या चीज़ हो रही है कि जितने भी ईआईसी के अफेयर्स हैं अब आहिस्ता आहिस्ता किसके हैंड के अंदर जाएंगे? ब्रिटिश की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, सो वो सारी चीज़ें जिनको ऑलरेडी कौन टेक ओवर किया करता था, कौन उसको देखा करता था? ईआईसी देखा करती थी। अब ब्रिटिश आर गोइंग टू सी द अफेयर्स ऑफ ईआईसी। सो अब आप देखो कि 1773 के एक्ट से सिर्फ बंगाल के अफेयर्स गए ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास। लेकिन जब 1784 का एक्ट आया तो अगेन ईआईसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, मतलब हेड ऑफ द कंपनीज जो थे, अगेन उनको रिमूव कर दिया गया। और अगेन वहां पे अब ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट के लोग थे। ऑलराइट, मतलब ऑलमोस्ट अब ज्यादा ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी ब्रिटिश ने किसके अराउंड? ईआईसी के अफेयर्स के अराउंड। ऑलराइट, सो देयरफॉर द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी टॉक्ड अबाउट वाज द इंडियन एक्ट ऑफ 1784। देन द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट किसके दरमियान में थी? इट वाज डन, आपके पास लॉर्ड कॉर्नवेलिस एंड जो आपके पास ईआईसी के गवर्नर जनरल थे, और जो दूसरी तरफ आपके पास जमींदार। अब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या थी कि जमींदार्स को ये अलाउ कर दिया गया कि वो 10% दे दें अपने कलेक्शन, अपनी रेवेन्यू का। सो टैक्सेस में से सिर्फ 10% दिया जाएगा ईआईसी को, और बाकी जमींदार्स खुद रख सकते हैं। सो हमने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज द लास्ट थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड, दैट लॉर्ड कॉर्नवेलिस सेड। तो इट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द ईआईसी एंड जमींदार्स। सो अंडर ईआईसी द जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या करें, टैक्सेस और रेवेन्यू का 10% ईआईसी को देंगे, और इन रिटर्न बाकी जितना भी आपके पास 90% ऑफ द टैक्स और कलेक्शन है वो जमींदार खुद रख सकते हैं। और ये जो बाकी जमींदार जो 90% रख रहे हैं, ये बेटरमेंट ऑफ द एरियाज के लिए यूज किया जाएगा। ऑलराइट एवरीवन। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास फर्स्ट इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, सिर्फ पहले बंगाल पे इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उसके बाद इसको रेस्ट ऑफ द इंडिया के ऊपर आगे आगे हमने रेस्ट ऑफ द इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए देखा। ऑलराइट एवरीवन, ओके, नाउ से दिस थिंग। सो देयरफॉर नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट बात है दैट इज रिगार्डिंग द लॉर्ड वेल्सली। लेट्स टॉक अबाउट दैट हु वाज लॉर्ड वेल्सली। लेट्स गिव द हेडिंग दैट हु वाज लॉर्ड वेल्सली। Give the heading, who was Lord Wellesley? Who was Lord Wellesley? Everyone, give the heading, who was Lord Wellesley? All right. Now say this thing.
अब हम ज़रा एक दफ़ा इनकी जो डेट्स हैं वो ज़रा डेट्स हम देख लेते हैं। दैट 17 हमारे पास कब से लेके कब तक हमारे पास लॉर्ड वेल्सली आए। लॉर्ड वेल्सली केम फ्रॉम 1798 टिल 1805, ऑलराइट। So his tenure started from 1798 and it ended in 1805. All right. So therefore, who was Lord Wellesley 1798 से लेके 1805 तक? These were the dates of Lord Wellesley. All right, everyone. So therefore, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि लॉर्ड वेल्सली हमारे पास एग्जैक्टली थे कौन? द फर्स्ट थिंग दैट ही वाज the fifth Governor General of India. He was the fifth Governor General of he was the fifth Governor General of India. All right. Why there are so less students today? Sif Zainab, Shiram, Verda, and Zian is here. Not even Ikra is here. Rafe ने तो कह दिया था कि Rafe is not coming today. Wait, just a second. Okay, and Fatma is absent. Khan Taiba is absent. Also, Usaid is also absent. Okay, alright. Okay, now say this thing. So, he was the fifth Governor General of India. He was the fifth Governor General of India. Along with that, he was the fifth Governor General of India. He ruled between 1798 से लेके 1805 तक. So, Governor General कब तक रहे? From 1798 से लेके 1805 तक. So, this was our second point. Alright. नाउ से दिस थिंग, अब आप क्या मुझे एक दफ़ा जल्दी से रिमाइंड आप लोग कर सकते हो कि ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये वाला टाइम पीरियड, इसके अंदर एक मेजर वॉर्स हुई थी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड्स, मेजर वॉर्स। कोई बता सकता है चार्ट के अंदर कि अगेन मेजर वॉर्स हमारे पास इस डेट के अंदर कौन सी वाली मेजर वॉर्स हुई थी जो EIC के साथ हुई होंगी? टेल मी एवरीवन। एवरीवन टेल मी कि अगेन आपके पास जो 1798 से लेके 1805 तक आपके पास जो दरमियान में वॉर्स है, वो कौन सी दरमियान में हमारे पास ऐसी वॉर्स हैं जो 1798 से लेके 1805 के दरमियान में हुई हैं? यप। कैन यू गाइस रिमेंबर कि अगेन हमारे पास एंग्लो वॉर्स, यस वर्दा, शराम, जैनब, हमारे पास कौन सी ऐसी वॉर्स थी जो आपके पास 1798 1805 के दरमियान में? यस एग्जैक्टली, शराम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगेन हमारे पास एंग्लो माइसोर वॉर्स, मराठास और सिक्स। ओके नाउ से दिस थिंग, देखो शराम, सिक्स के साथ जो वॉर्स हैं वो 1845 के दरमियान में स्टार्ट हुई। ओके, सो सिक्स के साथ तो 1845 से लेके 1849 तक स्टार्ट हुई। ओके, सो जो एंग्लो माइसोर वॉर्स है ना, जो लास्ट एंग्लो माइसोर वॉर्स थी, वो आपके पास इस टाइम के दौरान थी, 1798 से लेके 1805 तक। एक दफ़ा अगर मैं आप लोगों को वापस लेकर जाऊं एंग्लो माइसोर वॉर्स के ऊपर, तो यू गाइस विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये हमारे पास एंग्लो मराठा वॉर्स हैं एंड दीज आर हमारे पास एंग्लो माइसोर वॉर्स। नाउ से दिस थिंग, जो एक्चुअल लास्ट वॉर्स थी ये हमारे पास कब हुई? 1799 के ऊपर स्टार्ट हुई। ऑलराइट, दिस वाज द लास्ट एंग्लो माइसोर वॉर जिसके अंदर टीपू सुल्तान वाज किल्ड। ऑलराइट, सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन हम ये वाली बात कर रहे हैं कि लॉर्ड वेल्सली was that person who killed the Tipu Sultan. Yeah, his forces killed Tipu Sultan. So in 1799, his forces, या फिर Lord Wellesley's forces, they entered Mysore. They entered Mysore and killed Tipu Sultan. And killed Tipu Sultan. All right, everyone. Now say this thing. And took the control of Mysore's land. And took the control of and took the control of Mysore's lands. All right. Now, he not only defeated Mysore or Tipu Sultan, but he also defeated the Nawab of Oud. He also defeated. He also defeated the Nawab of Oud. The Nawab of Oud.
ऑलराइट एवरीवन। देन अगेन एक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुई जो 1803 से लेके 1805 तक हुई। वो भी किस किसके दरमियान में हुई? अगेन लॉर्ड वेल्सली के रूल के अंदर हुई। सो देयरफॉर हम वो वाली बात पे लिखेंगे दैट ही ऑल्सो एंडेड द सेकेंड एंग्लो he also ended so therefore he also ended the second Anglo Maratha war. All right. So therefore, the Lord Wellesley, from 1798 till 1805, he was the fifth Governor General of India who ruled between 1798 till 1805, and his forces they entered Mysore and killed the Tipu Sultan. Not only this, but they took control of Mysore's land, and he also defeated the Nawab of Oudh. Not only this, he also ended the second Anglo-Maratha wars, जो कि आपके पास 1803 से लेके 1805 तक लड़ी गई. All right, everyone, write this thing down so that we can move forward. Sharami Singh, can you read to second point again? That in 1799 his forces they entered. Okay, I think Sharam आपको थोड़ा सा ना ये शायद difficulty होगी in order to understand the some of the few words. Let's. So his forces entered. They entered Mysore and killed Tipu Sultan and took the control of Mysore's lands. All right. Okay, everyone, please write this thing down so that we can move forward. ओके ऑलराइट एवरीवन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, मूव करते हैं. हमारे पास रिमेंबर दिस थिंग वी हैव डन Robert Clive, Warren Hastings, Act of Parliament, India Act of 1784, Permanent Settlement Act, and then we have discussed again Lord Wellesley. So who came from 1798, and he was the fifth Governor General of India who fought mainly two wars. कौन सी? Anglo-Mysore War जो third थी, and he killed Tipu Sultan. Also he fought second Anglo-Maratha Wars जो आपके पास 1803 से लेके 1805 तक थी. Not only this, he also defeated the Nawab of Oudh. So this was the Lord Wellesley. All right. Now let's move to the subsidiary alliance of 1798. ये subsidiary alliance Lord Wellesley के अंडर ही आई थी. कि subsidiary alliance थी क्या? Let's talk about that. So give the heading subsidiary alliance. Subsidiary alliance. Subsidiary Alliance 1798. Give the heading Subsidiary Alliance 1798. Everyone. Now say this thing. So, अब हमने ये बात की थी कि अगेन लॉर्ड वेल्सली का जो टाइम था दैट वाज 1798 से लेके 1805 तक. जैसे ही लॉर्ड वेल्सली 1798 के अंदर आए उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी सब्सिडरी अलायंस. ये सब्सिडरी अलायंस थी क्या? नाउ लेट्स सी दिस थिंग. सो सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Lord Wellesley in 1798. All right. Now say this thing. So he was the Governor General. He introduced the subsidiary alliance.
अब इसके अंदर था क्या? ही परसुएटेड द लोकल रूलर्स, जो आपके पास जितने भी इंडिया के अंदर बाकी जितने भी रूलर्स थे, अब मोस्ट ऑफ द लैंड, जैसे कि अगर हमने देखा था वॉर्स के अंदर, बंगाल केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी, बिहार एंड ओडिशा केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी, राइट? Mysore came under the rule of EIC. Marathas की land came under the rule of EIC. Not only this, but also Sikhs की हमारे पास बाद में हम देखेंगे कि 1845 से लेके 1849 के बाद सिक्स का जो पंजाब एंड NWFP का एरिया था, दैट ऑल्सो केम अंडर द रूल ऑफ EIC. लेकिन अभी तक NWFP, सो अगेन अभी तक हमारे पास जब हम 1798 की बात कर रहे हैं, तब उसके अंदर हमारे पास सिक्स का पंजाब और NWFP नहीं है. ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ लैंड्स ऐसी थी जिनके ऊपर लोकल रूलर्स रूल कर रहे थे, लोकल रूलर्स थे, राइट? सो अगेन देयर वर स्टेट्स जहाँ पे अगेन आपके पास लोकल रूलर्स थे, राइट? यहाँ पे EIC का अगेन रूल नहीं था, लोकल रूलर्स का. ऑलराइट, सो अब क्या किया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने क्या किया? ही परसुएडेड द लोकल रूलर्स टू साइन द अलायंस विद द ब्रिटिश. और जो भी रूलर ये ट्रीटी एक्सेप्ट करेगा, अगेन क्या चीज होगी? ही विल बी फॉरबिडन फ्रॉम हैविंग एनी रिलेशन विद एनी अदर रूलर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश एंड हैविंग एनी अदर अलायंस. ऑलराइट, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगेन द लॉर्ड वेल्सली वांटेड कि अगेन कोई भी लोकल रूलर फ्रेंच के साथ आपके पास कोई भी रिलेशन ना बना सके, या किसी और कंपनी के साथ रिलेशन ना बना सके, या फिर कोई भी ऐसे अफेयर्स ना बना सके, स्टेट अफेयर्स ना बना सके जिसके ऊपर अगेंस्ट ब्रिटिश को थ्रेट हो. सो अगेन नाउ से दिस थिंग, सो इट वाज इंट्रोड्यूस, हम एक दफा लिख लेते हैं सो दैट it will be, you guys will be able to understand this thing better. Now say this thing, okay, it was introduced by Lord Wellesley in 1798, right? अब उसके बाद अगेन ये किसके अंदर था कि अगेन दैट ही परसुएडेड, ये किसके अंडर था? इट वाज अंडर लॉर्ड वेल्सली एंड ही परसुएडेड द ब्रिटिश, he persuaded the local rulers, not British, he persuaded the local rulers in India to make alliance with the British, to make alliance with the British. However, the ones who signed this treaty, who signed this alliance, will not be able, will not be able to make any other alliance, to make any other alliance, to make any other alliance with any other state, with any other state or company, like French company, right? Like French. ठीक है, सो अगेन फ्रेंच की थ्रेट को, या फिर अगेन रिबेलियन ना हो अगेंस्ट द ब्रिटिश, लॉर्ड वेल्सली साइंड द सब्सिडरी अलायंस विद द लोकल रूलर्स. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ थी? अब हमारे पास ये चीज़ थी कि द लोकल रूलर वॉज अलाउड टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ हिज स्टेट, कि लोकल रूलर्स वो अपने अफेयर्स स्टेट के उसी तरह चलाएंगे. ठीक है, और इन रिटर्न विद दिस ट्रीटी ब्रिटिश क्या करेंगे? नाउ से दिस थिंग, local rulers were allowed to run the affairs, to run the affairs as it is. ठीक है, जैसे वो चला रहे हैं, ठीक है, by themselves. However, there was a second point that instead, अब in return ब्रिटिश क्या प्रोवाइड करेंगे? अगेन अलायंस तो लोकल रूलर्स बना रहे हैं ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ब्रिटिश प्रोवाइड कर रहे हैं दैट दे विड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द रूलर फ्रॉम इंटरनल एंड फॉरेन एग्रेशंस. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, सो अगेन local rulers, in return British would, in return the British would provide them the security. The British would provide them security against किसके ऊपर? Against the internal and external threats. Internal and external threats.
इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है। लेकिन इसके रिटर्न में लोकल रूलर्स को एक और काम करना पड़ेगा कि वो सारी कॉस्ट जो ब्रिटिश आर्मी अगेन उन लोकल रूलर्स के साथ है, अगेन उसकी जो कॉस्ट होगी वो लोकल रूलर्स को पे करनी पड़ेगी। ऑलराइट। और अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाता तो अगेन जो टेरिटरी है वो कंपनी को दे दी जाएगी। ऑलराइट, या फिर ब्रिटिश और ईआईसी उस टेरिटरी को टेक ओवर कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग कि अगेन हम सब्सिडरी अलायंस की अगेन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ उस स्लाइड के ऊपर ताकि आप लोग लिख सको कि अगेन अब नाउ से दिस थिंग सब्सिडरी अलायंस क्या थी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। ही परसुएडेड द लोकल रूलर्स इन इंडिया टू मेक द अलायंस विद द ब्रिटिश। नॉट ओनली दिस, that the ones who signed the treaty, who signed this alliance or the treaty, they will not be able to make any other alliance with any other state or company without the permission of the British. All right. अब वो लोकल रूलर्स उनको ये चीज़ अलाउ की गई कि अगेन वो अफेयर्स उसी तरह चलाएंगे बाय देमसेल्व्स। दे वर अलाउड टू रन द अफेयर्स बाय देमसेल्व्स। हाउएवर इन रिटर्न द ब्रिटिश क्या प्रोवाइड करेंगे, वो सिक्योरिटी या आर्मी प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी अगर इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट उन लोकल रूलर्स को होता है तो उससे अगेन आपके पास कौन डील करेंगे, ब्रिटिश डील करेंगे। हाउएवर हाउएवर द लोकल रूलर्स द लोकल rulers, they have to provide what? They have to provide the security fee. However, the local rulers have to provide the cost of military, the cost of British military, the cost of British military to protect them, to protect them. और अगर कोई ये चीज़, अगर कोई ये पेमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाया तो अगेन जो टेरिटरी है, अगेन अगर कोई भी लोकल रूलर ईआईसी को वो पेमेंट नहीं कर पाया जो कि ईआईसी ने अगेन जो ब्रिटिश आर्मी दी है, अगेन दिस सेट अप द ब्रिटिश आर्मी कि अगेन आपके पास कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट अगर होता है तो अगेन क्या चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेंगे, ईआईसी प्रोवाइड आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इसकी आपको क्या देनी पड़ेगी, इसकी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। और अगर कोई भी लोकल रूलर ये कॉस्ट नहीं दे पाया सो अगेन ऑल ऑफ दिस लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड by the EIC. All right. So now this was the subsidiary alliance of 1798 under the Lord Wellesley. Now say this thing. So again, the cost of the British military to protect them, and if any local ruler, if any local ruler cannot pay, या फिर cannot make the payment, cannot make the payment, that land would be confiscated. That land would be confiscated by the British, by the EIC or by the British, by EIC. All right. So this was हमारे पास this was the subsidiary alliance of 1798. All right. Everyone, I'm giving again 1 minute ताकि आप ये वाली लिख सको और उसके बाद I'll give another minute ताकि आप next slide लिख सको. So again, everyone write this thing down कि again subsidiary alliance क्या थी, कि again इंडिया के ऊपर अपना ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए EIC ने क्या किया। लॉर्ड वेल्सली हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, he was the fifth governor general of India, हमने ये बात पढ़ ली है। Again what happened, what he did, that he introduced the subsidiary alliance, he signed the subsidiary alliance local rulers के साथ, that he signed the subsidiary alliance with the local rulers। अब ये local rulers ने again क्या चीज़ की, in India they signed the subsidiary alliance with the British। So however अब आपके पास इस alliance के accordingly क्या था कि local rulers जो आपके पास subsidiary alliance sign कर रहे हैं with the EIC, they will not be able to make any other alliance with any other state or any other company. All right everyone, now say this thing, अब local rulers were allowed कि again वो खुद अपने affairs खुद run करेंगे। All right, लेकिन in return the British would provide them the security against the internal and external threat। अब ब्रिटिश प्रोवाइड तो करेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये ब्रिटिश जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इनका ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है इंडिया के ऊपर। ऑलराइट, अब ईआईसी को अगेन पेमेंट करनी पड़ेगी बाय द लोकल रूलर्स, और ये पेमेंट अगर वो नहीं कर पाते, इफ दे फेल टू मेक दीज पेमेंट्स, सो अगेन दैट टेरिटरी और दैट लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड
by the EIC, by the East India Company. All right. So this was the subsidiary alliance that was introduced by the Lord Wellesley in 1798. And again, he persuaded the local rulers in India to make the alliance with the British. लेकिन जिन्होंने ये अलायंस साइन की, वो कोई भी और अलायंस साइन नहीं कर सकते किसी भी लोकल रूलर के साथ या किसी भी और कंपनी के साथ। ये किस चीज़ के लिए की गई? इसके दो मेन पर्पसेस थे। एक तो ये था कि फ्रेंच कंपनी जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, फ्रेंच को अगेन आउस्ट कर दिया जाए। नंबर सेकंड आपके पास क्या चीज़ थी? नंबर सेकंड ये चीज़ थी, ना सिर्फ फ्रेंच कंपनी को निकाला जाए, बल्कि ऑल्सो ना सिर्फ फ्रेंच कंपनी को यहाँ से निकाला जाए, बट ऑल्सो कि ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग हो सके किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, EIC की। ऑलराइट, सो दिस वाज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस। ऑलराइट एवरीवन, सो अगेन दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1798 एंड वी विल मूव फॉरवर्ड कि अगेन नेक्स्ट पॉलिसी EIC की क्या थी। Everyone write this thing down. I'm giving 1 minute so that you guys can actually write this thing down. Let me know, guys, when you are done. Sharam, Verda, Zainab कहाँ चली गई? Okay, Sharam has done. Verda, all right. Okay, now see. Now अब हम next start करते हैं. That is subsidiary alliance के बाद हमारे पास है. Now the next point. Now say this thing. So अब हमने subsidiary alliance के बारे में पढ़ लिया. Now our second last policy, that was Charter Act of 1833. अब इंडिया के अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए what they did, ब्रिटिश ने एक इंट्रोड्यूस किया चार्टर एक्ट ऑफ 1833. गिव द हेडिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एवरीवन. गिव द हेडिंग चार्टर एक्ट 1833. चार्टर एक्ट 1833. चार्टर एक्ट 1833. ओके, नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ थी कि ब्रिटिश, इट वाज अगेन, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ज़्यादा अगेन सख्त हुए. एंड रिमेंबर दिस थिंग, वी ऑल नो कि अगेन हमारे पास जो इंडिया एक्ट, हमारे पास इंडिया एक्ट 1783 के अंदर आया. इसके अंदर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके अंदर अगेन जो हमारे पास बंगाल के ऊपर हमारे पास पावर्स दी गई ब्रिटेन गवर्नमेंट को, और अगेन अब और गवर्नर जनरल बनाया गया. लेकिन अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा. नाउ सी दिस थिंग, अब क्या कर रहे हैं, अब वो पावर्स जो EIC के पास थी सारी, अब वो अगेन आपके पास स्विच हो रही हैं किसके पास? ब्रिटिश के पास. ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग, अब ब्रिटिश ने फाइनल अपना मूव किया और अगेन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस किया. ऑलराइट, अब हमारे पास दिस वाज द फाइनल एक्ट जिसके अंदर EIC की मेनली सारी, ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स इन रियलिटी कि अगेन आपके पास सारी पावर्स किसके पास चली गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई. ऑलराइट, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर जाने के लिए हमारे पास कुछ एक्ट्स थे जिनके बारे में हमने कल भी पढ़ा कि अगेन फर्स्ट वाज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, देन इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन आपके पास इंडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रिप के बाद आपके पास परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, और अभी सब्सिडरी अलायंस था. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ज़्यादा EIC के जो अफेयर्स थे उनको ग्रिप करने के लिए, दिस वाज द फाइनल पेन इन द कॉफिन, वी कैन से दैट, और फाइनल नेल ऑन द कॉफिन,
कि अगेन आपके पास सारी पावर्स ईआईसी से लेने के लिए द लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज इंट्रोड्यूस्ड. Okay, so first it was introduced by the British government. It was introduced by the British government in 1833. All right. इसके अंदर कहा क्या गया? इसके अंदर ये कहा गया कि अगेन जो गवर्नर जनरल बंगाल के हैं, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, he will be declared as the governor general of India now. Governor general of India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब इंडिया के अंदर ब्रिटिश की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई. ऑलराइट. अब फॉर द फर्स्ट टाइम जितनी भी गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो सारे अगेन कौन रन करेंगे? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करेगी. ऑलराइट. सो अगेन देयरफॉर फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट विल बी रन by the Governor General of India as he was given. The Governor General of India, I'm writing it as GG. Governor General of India was given now the legislative power. Given the legislative power. अब इस लेजिस्लेटिव पावर के अंदर हमारे पास क्या था? ओवर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स वर गिवन. लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर या फिर अक्रॉस द इंडिया. ऑलराइट. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग गाइस. अगेन अब दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसके अंदर आपके पास जो ईआईसी के सारे अफेयर्स हैं वो अब दिए जा रहे हैं किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ऑलराइट. सो अगेन it was introduced by the British government. Then the Governor General of Bengal, इसके अंदर था क्या कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the legislative powers over the India. All right. And again, for the first time, the name was given the Government of India. So again, the government जो भी again आपके पास जहाँ जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रूल कर रहा है उसको कहा गया Government of India. The name was given specifically. The Government of India was referred. ये क्या चीज थी? This showed कि अब क्या चीज है कि ब्रिटिश इंटायरली अगेन हमारे पास क्या चीज कर रहे हैं? द ब्रिटिश हमारे पास इंटायरली अब किस चीज के ऊपर आ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर ग्रिप ऑफ ईआईसी. completely EIC is now merged with the Britain government now. Okay, so अब हमारे पास the government of India was referred, the name of government India was referred. All right. And it became a purely administrative body. So it became a purely administrative body. All right, everyone. Now say this thing. All right. It also introduced a system of civil services exams. It also introduced a system of civil service exam. A civil services exam. Civil service exams. अब इसके थ्रू क्या हुआ कि अगेन जितने भी लोग इंडिया के अंदर हैं अगर वो गवर्नमेंट के अंदर आना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर आना चाहते हैं या फिर इंडिया को रूल करना चाहते हैं, इंडियंस भी हैं बेशक वो, तो अगेन क्या चीज़ है आपके पास? वो थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम्स अगेन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंदर शामिल हो सकते हैं. ऑलराइट. सो दिस वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसके अंदर ईआईसी की अब सारी की सारी पावर्स किसको दे दी गई? अब अगेन किसने कन्फिस्केट कर ली? ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट कर ली. और ये एकदम स्टार्ट नहीं हुआ. इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड कौन से एक्ट से? इट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन एक्ट. और वो इंडियन एक्ट जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, 1733 के अंदर. एंड देन आपके पास 1784 का अगेन एक्ट आया जिसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. फिर उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने परमानेंट सेटलमेंट्स निकाले, सब्सिडरी अलाइंस निकाली. फिर उसके बाद लास्ट के ऊपर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 किया जिसके अंदर जो सारी की सारी पावर्स ईआईसी की थी वो अगेन किसके पास चली गई? ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास चली गई. सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग,
कि अगेन दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन कि अगेन हमारे पास ईआईसी के अब सारे अफेयर्स किसके पास हैं, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास है. ऑलराइट. So again, write this thing down so that we can move towards our last topic of EIC, that is the doctrine of lapse 1852. Everyone, I'm giving 1 minute to write the Charter Act of 1833 introduced by the British government, and then we will move towards the last act, that was Doctrine of Lapse of 1852. Warda, Shiram, Ikra, Zainab, tell me, and Fatma, tell me in Zian if you guys are done. Shiram is saying yes, it's done. Good. Warda saying done. Zainab, is it done? Ikra? Okay, alright. Okay, now say this thing. We'll move forward. Remember this thing कि again, अच्छा इकरा, you have joined थोड़ा सा late, so remember this thing कि हमने यस, ठीक है, ठीक ठीक है इकरा, हम जस्ट एक दफ़ा थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगेन जस्ट क्विक रिविजन ऑफ 2 to 3 मिनट्स की, कि अगेन हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे थे, कि अगेन हमने पॉलिसीज़ ऑफ ईआईसी के बारे में पढ़ा था, जो कल तक हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट तक, राइट. ठीक है. तो आज हमने इकरा हमने स्टार्ट किया विद लॉर्ड वेल्सली. ठीक है, दैट हु वाज लॉर्ड वेल्सली, एंड देन उनके अंडर सब्सिडरी अलाइंस क्या थी, एंड देन हम आए हुए हैं किस चीज़ के ऊपर, अभी हम पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है इकरा. सो अगेन आई ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगेन राफे ने हमसे कहा था कि अगेन राफे इज़ नॉट अवेलेबल टुडे. सो अगेन जो रिकॉर्डिंग है आई विल शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल. ओके, ताकि अगेन आपका जो मिस वर्क है वो आप लाजमी उसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हो. ऑलराइट. Okay, now say this thing, everyone. Okay, so अब हमारे पास this was known as the Charter Act of 1833, and again इससे हुआ ये कि again जो सारी की सारी powers जो EIC के पास थी, या जितनी भी affairs EIC के थे, that was now under British government. अब British officials, British government, British Raj has officially started. All right. After this Act of 1833, the British Raj officially started. All right. अब हम एक एक्ट पढ़ते हैं, द लास्ट वन, जो कि ब्रिटिश का है, लेकिन ईआईसी कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. ओके, सो देयरफॉर, एंड दिस थिंग इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ 1852. अब ये हमारे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, क्योंकि ये इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. सो 1852 का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑलराइट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ 1852 इंट्रोड्यूस किया. इस एक्ट के अकॉर्डिंगली था क्या, कि एनी लोकल रूलर, कोई भी ऐसा लोकल रूलर जिसका कोई नेचुरल मेल हेयर नहीं है, ठीक है, एनी लोकल रूलर विदाउट द नेचुरल
मेल हेयर, कि अगेन कोई भी ऐसा लोकल रूलर जिसका अगेन कोई सन नहीं है, जो अगेन जो उसका अपना हो, ठीक है, कोई भी अपना बेटा अगर नहीं है, सो अगेन क्या चीज होगी कि that land would be confiscated after the death of that local ruler. That land would be confiscated by the British. So any local ruler without the natural male heir, after his death, after his death, after his death, the land would be confiscated. The land would be confiscated by the British. Would be confiscated by the British. Again, आपके पास कोई भी ऐसा रूलर जिसके पास अगेन कोई भी नेचुरल मेल हेयर नहीं है, अगेन जो आफ्टर हिज डेथ क्या चीज़ होगी, जो लैंड है या जो टेरिटरी है वो अगेन कौन कन्फिस्केट कर लेंगे, ब्रिटिश कन्फिस्केट कर लेंगे। अगर उनका कोई अगेन किसी भी लोकल रूलर का कोई मेल, अगेन आपके पास कोई भी नेचुरल आपके पास मेल हेयर नहीं है, वो लैंड आपके पास ब्रिटिश आर गोइंग टू कन्फिस्केट इट, ठीक है। सो अगर आपका कोई सगा बेटा नहीं है लोकल रूलर का, सो अगेन क्या चीज़ होगी, वो लैंड कन्फिस्केट कर ली जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ दैट रूलर बाय द ब्रिटिश। लेकिन हुआ क्या, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को गलत इस्तेमाल किया गया, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया। कैसे गलत इस्तेमाल किया गया कि नवाब ऑफ ऊद, नवाब ऑफ ऊद, नवाब ऑफ ऊद जिनका अगेन एक नेचुरल मेल हेयर था, नेचुरल मेल हेयर था, however again he had the natural male heir, however his land was confiscated, however his land was confiscated, ब्रिटिश ने उनकी लैंड कन्फिस्केट कर ली ये कहते हुए कि जो नेचुरल मेल हेयर नवाब ऑफ ऊद का है, ही इज नॉट, अच्छा हेयर की स्पेलिंग इट्स HEIR, ओके, HEIR, okay. So now say this thing. His land was confiscated by British. ये कहते हुए उन्होंने land confiscate कर ली कि that natural male here is not ready to actually take over the affairs of Oud, to take affairs, to take the affairs of the state, to take the affairs of the Oud state. All right. So now say this thing. क्या चीज हुई कि again the doctrine of lapse was misused by the British कि अगेन द आपके पास रूल बहुत सिंपल था कि अगेन कोई भी ऐसा बंदा जिसका अगेन नेचुरल मेल हेयर नहीं है, दैट लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन अगेन दैट दैट आपके पास रूल वाज मिसयूज्ड बाय द ब्रिटिश इस तरीके से कि अगेन नवाब ऑफ वुड जिनका अगेन आपके पास नेचुरल मेल हेयर थे, अगेन हिज लैंड वाज कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश। और किस बात के ऊपर कन्फिस्केट कर ली गई लैंड कि अगेन दैट ही इज नॉट रेडी, he is not he is not ready to take affairs of the state, to take the affairs of the state, to take the affairs of the state, all right everyone, of the state. So again this was again the doctrine of lapse of 1852. Again it was introduced by the British to hold the grip or the lands across India, all right। now see this thing everyone, अब हमारे पास हो क्या रहा है, दिस वॉज द लास्ट थिंग जो कि ब्रिटिश ने की। अब इसके बाद हमारे पास द टॉपिक एंड्स, या फिर EIC का जो टॉपिक है हमारे पास वो यहाँ पे एंड होता है। नाउ एवरीवन नाउ से दिस थिंग, हम जल्दी से एक क्विक रिकैप करेंगे कि सबसे पहले EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सिर्फ एक क्या थी, इट वाज जस्ट द ट्रेडिंग कंपनी, ऑलराइट। ये ट्रेडिंग कंपनी अगेन आई इंडिया के अंदर जस्ट टू ट्रेड, ऑलराइट। इनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि अगेन हमने लैंड कन्फिस्केट करनी है या फिर अगेन हमने रूल करना है, ऑलराइट। नाउ सी दिस थिंग व्हाट हैपेंड, again trading became so profitable that they started to build their private armies, ठीक है। अब अगेन ट्रेडिंग कंपनी थी, दे बिल्ड अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। उन ट्रेडिंग पोस्ट के ऊपर उन्होंने क्या स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी, प्राइवेट आर्मी स्टैब्लिश करनी शुरू की। अब इनकी फर्स्ट वॉर होती है किसके साथ, अपने ही ऐसी राइवल कंपनीज के साथ जिसको हम कहते हैं फ्रेंच की ट्रेडिंग कंपनी। सो फ्रेंच की ट्रेडिंग कंपनी के साथ वॉर्स होती हैं, एंड दोज वॉर्स वर नोन एज कार्नाटिक वॉर्स, राइट। सो दीज वॉर्स आर नोन एज कार्नाटिक
वॉर्स। इनके बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है या थर्ड क्या है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग। अब इसके बाद ईआईसी क्या चीज़ करती है? ईआईसी की वॉर होती है किस चीज़ के साथ? ईआईसी की वॉर 1757 में होती है सिराजुद्दौला के साथ अंडर द रॉबर्ट क्लाइव। अगेन ये होती क्यों है? आफ्टर द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऑलराइट, सो देयरफॉर द ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड एंड इसके बाद आपके पास क्या होती है? द बैटल ऑफ प्लासे। और बैटल ऑफ प्लासे के अंदर क्या चीज़ होती है? जो रूल ऑफ बंगाल है वो आपके पास किसके अंडर आ जाता है? रूल ऑफ बंगाल केम अंडर द रूल ऑफ बंगाल केम अंडर ईआईसी। ऑलराइट, देन आपके पास क्या चीज़ होती है? आफ्टर आफ्टर द रूल ऑफ बंगाल व्हाट हैपेंस? बैटल ऑफ बुक्सार हैपेंड। बैटल ऑफ बुक्सार के अंदर क्या चीज़ होती है? बैटल ऑफ बुक्सार के अंदर आपके पास बिहार एंड ओडिशा केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी। अभी तक ये स्टिल एक ट्रेडिंग कंपनी है। ब्रिटिश ने कोई इसके अंदर, अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई अभी तक अफेयर्स नहीं लिए अपने हाथ में। ऑलराइट, देन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास तीन मेजर वॉर्स होती हैं, और ये तीन मेजर वॉर्स कौन कौन सी हैं? एंग्लो माइसोर वॉर्स, ठीक है। आपके पास फिर उसके बाद होती है एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। और इसके बाद आपके पास है एंग्लो सिख वॉर्स। ऑलराइट, सो अगेन इन सारी वॉर्स को हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स अंडर ईआईसी। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके पास, अब आपके पास पंजाब एनडब्ल्यूएफपी भी आ गया, मराठा की स्टेट्स भी आ गई, मैसूर की स्टेट भी आ गई, बिहार और उड़ीसा ऑल्सो केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी। बंगाल भी आपके पास आ गया, फ्रेंच के एसेट्स भी आ गए, प्राइवेट आर्मीज भी हैं। अब ये सारे अफेयर्स जो थे, अब क्या चीज़ की गई? जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश ब्रिटेन गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड, उन्होंने क्या चीज़ की? उन्होंने ईआईसी के अफेयर्स को टेक ओवर करना शुरू किया। कैसे टेक ओवर करना शुरू किया? कौन से एक्ट्स के थ्रू? सबसे पहले पार्लियामेंट एक्ट निकाला गया, पार्लियामेंट एक्ट। फिर उसके बाद आपके पास पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद अगेन परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। देन सब्सिडरी अलायंस, देन सब्सिडरी अलायंस। ऑलराइट, सो इन लास्ट इट वाज व्हाट? सब्सिडरी अलायंस। राइट एवरीवन, सब्सिडरी अलायंस के बाद अगेन लास्ट हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ 1852। ऑलराइट, सो अगेन थ्रू दिस थिंग ऑल ऑफ द लैंड्स आपके पास, और लास्ट के ऊपर जो अपने हमने 33 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, this through these things again what happened? All the powers of EIC now actually went to the British government. ऑलराइट, या फिर जितने भी एसेट्स, सब कुछ जो ईआईसी ने बनाया था, एवरीथिंग केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। ऑलराइट, सो अब हमारे पास स्टार्ट होगा द रूल ऑफ द ब्रिटिश, या फिर जिसको आप कहते हो ब्रिटिश राज। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश राज। ऑलराइट एवरीवन, सो अगेन remember this thing again. Today we discussed about that how EIC came under the rule of the Britain government. All right, या फिर how Britain government actually took the affairs of EIC in their own hands. All right, so again this was about today. और again हम कल से start करेंगे regarding the British Raj and also the questions of EIC, कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं आईसी के, एंग्लो मैसूर वॉर्स, मराठा वॉर्स, सिख वॉर्स के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर, एक्ट्स के ऊपर, या फिर हाउ ब्रिटिश या हाउ ईआईसी वाज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंडियन लैंड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। एवरीथिंग विल बी डन, or every question regarding the EIC will be done in tomorrow's class. All right, so again this was the whole topic of EIC. यहाँ पे EIC का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है. all right, now say this thing. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स विद द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, कि इसके बाद जो ब्रिटिश आए उन्होंने वो कौन सी अब पॉलिसीज लेकर आए। अब 1850 हमारे पास 1852 तक तो हमने पढ़ लिया कि 1852 तक तो चलो ठीक है हमारे पास ईआईसी है, या फिर 1833 के ऊपर ही रूल एंड हो गया था। इसके बाद ब्रिटिश ही थे। सो अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अब आपके पास आई, इसके बाद जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, दीज पॉलिसीज वेंट टिल 1905। नाउ से दिस थिंग, और 1905 से हमारा जो हिस्ट्री का सेक्शन 2 है वो हमारे पास स्टार्ट होता है। शराम सिंह डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं। शराम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हमारे पास इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1852
एंड आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर कोई भी लोकल रूलर जो आपके पास एक नेचुरल मेल हेयर के बगैर है, आपके पास किसी का भी बेटा नहीं है, अगर किसी भी लोकल रूलर का कोई एक बेटा नहीं है जो नेचुरली है, ठीक है, सो अगेन क्या होगा कि अगेन आफ्टर हिज डेथ दैट लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश। लेकिन इसको मिस यूज़ किया गया, कैसे मिस यूज़ किया गया कि अगेन द नवाब ऑफ ऊद जिनके नेचुरल मेल हेयर थे, लेकिन अगेन हिज लैंड वॉज कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने ये कहते हुए लैंड कन्फिस्केट कर ली दैट ही इज़ नॉट रेडी टू टेक द अफेयर्स ऑफ द state, या फिर is not right to take the affairs of the state. All right, so therefore it was misused. So therefore this was known as the doctrine of lapse. It was introduced किस चीज के लिए? To confiscate the lands. Okay, so this was the doctrine of lapse, and again therefore it was introduced in 1852. ये पॉलिसी है ब्रिटिश की, अब ये अब EIC की पॉलिसीज नहीं है। अब 1852 से लेके 1905 तक ब्रिटिश ने क्या क्या किया, दैट विल कम अंडर द ब्रिटिश राज। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो चैप्टर्स आते हैं कौन कौन से, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है, इसी दौरान हमारे पास चैप्टर आएगा किनका, हमारे पास चैप्टर विल बी इंट्रोड्यूस्ड जो आपके पास सर सैयद अहमद खान के चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इससे पहले जैसे ही हमारे पास ये EIC के जो हम कल एंड करेंगे टॉपिक्स, इसके बाद हमारे पास जो हिस्ट्री का टॉपिक एक रहता है जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के साथ था, दैट वाज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्मर्स। लेकिन अगेन आई डिड नॉट वांट टू ब्रेक द रिदम कि अगेन आपके पास डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो रही है और फिर EIC एंटर कर रही है, फिर ब्रिटिश आ रहे हैं। सो अगेन आई डिड नॉट वांट टू ब्रेक दैट रिदम। सो अगेन अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी ब्रिटिश राज के साथ हम पढ़ेंगे रिलीजियस रिफॉर्मर्स के। ऑलराइट, और ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स हमारे पास मेन 4 रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं। आपकी बुक नाइजल कैली और नाइजल स्मिथ के अंदर शायद 3 मेंशनड हो, लेकिन अगेन देयर आर 4 रिलीजियस रिफॉर्मर्स। पहले आपके पास शाह वलीउल्लाह, देन आपके पास है हाजी शरीयतुल्लाह, एंड देन एट द लास्ट सैयद अहमद शहीद बरेलवी, and then the last one is Tito Mir. All right. So again, these 4 religious reformers will be done in the under the topic of the religious reformers. All right. So remember this thing again. Tito Mir is very important. आपका 7 mark का compulsory question आया हुआ है in 2024 May June exams. All right. So therefore, please do not miss the 4th religious reformers because it is very important. All right. So therefore, अगेन हमारे पास वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, लेकिन स्टिल उससे पहले जोग्राफी भी वी विल स्टार्ट। सो बाय फ्राइडे इंशाल्लाह हम अपना जोग्राफी का जो सेशन है वो जोग्राफी के सेशंस हम स्टार्ट कर देंगे बाय फ्राइडे इंशाल्लाह। कल हम क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि हिस्ट्री को हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, ओके, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज टू आस्क। ऑलराइट, Verda is saying alright, okay, yep, Ikra, I'll provide you with the lecture recording so that हमारे पास no one actually misses any point.